हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ए टू एजुकेशन। मेरा नाम एवन साहू है और मैं आपको इस चैनल में केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। दोस्तों, अ, हमारे इस चैनल में नीट की पूरी पढ़ाई कराई जाएगी। ठीक है। आर्य सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे और एक और टीचर आएंगे जो आपको बाद में बायोलॉजी पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये जो चैनल है ए टू एजुकेशन, ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिनका फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, जो रूरल एरिया में रहते हैं, जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाते हैं। ठीक है। तो फिर इन स्टूडेंट्स लोगों को ध्यान में रखकर ये चैनल बनाया गया है। एक बात बता देता हूँ, अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो फीस है वो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख इतना तक रहता है पर एनम। ठीक है। और फिर अगर हॉस्टल, पीजी रूम वगैरह को ऐड कर लें तो फिर ये 2.5 लाख तक चली जाती है। ठीक है। 2.5 लाख, 3 लाख तक भी चली जाती है, उससे ज़्यादा भी चली जाती है। तो फिर ऐसे में बहुत दिक्कत होता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। ठीक है। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ और मैंने भी कोचिंग किया था, तो फिर मेरा तो 2.5 लाख चला गया था, तो मैं जानता हूँ कितना दिक्कत आता है। ठीक है। ऐसे में बच्चा जिनके फादर फार्मर हैं, लेबर हैं, कोई गाइडेंस उनको नहीं मिल रही है, तो ऐसे में उनके लिए एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत टफ हो जाता है। एक सपना हो जाता है, सपना का सपना बोल सकते हैं एक तरह से। तो फिर हमारी टीम तो सो डोंट वरी अबाउट इट, हमारी टीम आप लोगों के लिए मेहनत करेगी। ठीक है। आपको क्या करना है, बस आपको इस चैनल से जुड़े रहना है। ठीक है। कंसिस्टेंसी आप में रहनी चाहिए। ठीक है। और मैं एक बात यकीन से कह सकता हूँ कि ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चों को जो कंटेंट पढ़ाया जाता है, ठीक है, वो सारा कंटेंट आपको यूट्यूब के माध्यम से इस चैनल में प्रोवाइड कराई जाएगी। कुछ भी नहीं छूटेगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है। एक एक सिलेबस को मतलब डिटेल में अपन लोग पढ़ाएंगे। ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। तो दोस्तों, आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और जब तक आपका नीट क्रैक नहीं हो जाता, ठीक है, आपको इस चैनल से जुड़े रहने चाहिए। अपन लोग इस चैनल में बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे। ठीक है। यानी इंग्लिश और हिंदी। कंटेंट तो इंग्लिश में रहेगा। ठीक है। और अपन लोग समझाएंगे हिंदी में। ठीक है। तो दोस्तों, अपन लोग नीट का फुल फॉर्म देख लेते हैं। नीट का फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है। फॉर्मली द ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट AIPMT इज़ द क्वालिफाइंग टेस्ट फॉर MBBS एंड BDS प्रोग्राम इन इंडियन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस। पहले नीट से पहले AIPMT होता था। ठीक है। मेडिकल फील्ड में आपको प्रवेश के लिए एग्ज़ाम अनिवार्य है। अगर आपको MBBS, BDS, MS जैसे बड़े बड़े कोर्सेज़ में आपको प्रवेश पाना है तो ये एग्ज़ाम अनिवार्य हो गया है। ठीक है। अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का, तो डॉक्टर बनने के लिए आपको MBBS की पढ़ाई करनी होगी। MBBS की पढ़ाई आप कैसे करेंगे, आपको नीट क्लियर करना होगा और अच्छे कॉलेज में जाना पड़ेगा। ठीक है। और नीट क्लियर करने के लिए आपको पढ़ाई करना होगा। ठीक है। अपन लोग अब नीट का इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं।
नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 200 आएंगे, ठीक है। और पहले क्या होता था, पहले 180 क्वेश्चन आता था, 180 में आपको 180 बनाना होता था। अब क्या है, अब 200 में आपको 180 क्वेश्चन बनाना होगा, ठीक है। टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। अगर बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। मार्किंग स्कीम का है, करेक्ट होने पर +4 मार्क्स, इनकरेक्ट होने पर -1 मार्क्स। मोड ऑफ एग्ज़ाम देख लेते हैं, ये ऑफलाइन में होता है। जो जेई मेन है, जेई एडवांस है, ये ऑनलाइन में होता था पहले, मतलब अभी ऑनलाइन में होता है, लेकिन ये ऑफलाइन में होता है। रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो अप्लाई करते हैं वो बहुत ज़्यादा है, और एक ही दिन में एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना होता है, तो फिर ऑनलाइन में थोड़ा दिक्कत जाता है। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम क्या है, 3 घंटे का है। टोटल मार्क्स कितने, 720, यानी कि 180 में इंटू 4 कर दो तो 720 हो जाएगा, ठीक है। कंडक्टेड बाय, तो कौन कंडक्ट कराता है इस एग्ज़ाम को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। जेई मेन को भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऐसे मतलब एग्ज़ाम को कंडक्ट आती है। तो एग्ज़ाम टाइप क्या है, ये अनग्रेजुएट, इसके लिए कोई ग्रेजुएशन की डिग्री अनिवार्य नहीं है। आप ग्रेजुएट नहीं हो फिर भी आप इस एग्ज़ाम में दे सकते हो 12th के बाद, ठीक है। नीट का सिलेबस देख लेते हैं। कंप्राइजेस 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। टॉपिक कवर्ड इन दिस 3 सब्जेक्ट फ्रॉम क्लास 11 टू क्लास 12। ओके, तो क्लास 11 और क्लास 12 का सिलेबस रहेगा, ठीक है। अब अपन लोग स्ट्रक्चर में बात करते हैं। चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ नीट 2021 एग्ज़ाम, ठीक है। ऑल्दो द नीट 2021 सिलेबस हैज़ रिमेन द सेम, पहले के जैसा ही है, लेकिन स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है। मैं बताया था ना आपको, पहले 180 क्वेश्चन आता था और 180 बनाना होता था, लेकिन अब 200 क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसी साल चेंज हुआ है, ठीक है। अब 200 क्वेश्चन आता है और उसमें आपको 180 क्वेश्चन आपको बनाना होगा, ठीक है। तो ईच सब्जेक्ट विल कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन, ठीक है। और कितने सब्जेक्ट है इसमें, 4 सब्जेक्ट हैं। बायोलॉजी के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। जूलॉजी, बॉटनी हो गया, और फिजिक्स और केमिस्ट्री 4 हुए ना। हाँ, सेक्शन ए, 2 सेक्शन में रहेगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। इस सब्जेक्ट विल कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस, ठीक है। सेक्शन ए, सॉरी ब्लर आ रहा होगा, सेक्शन ए विल कंसिस्ट ऑफ 35 क्वेश्चन एंड सेक्शन बी विल हैव 15 क्वेश्चन, ओके। आउट ऑफ 15 क्वेश्चन कैंडिडेट कैन चूज टू अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन, यानी कि आपको 15 में से 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको बनाना होगा, ओके बच्चा। सो द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम विल रिमेन द सेम, ओके। तो अपन लोग देख लेते हैं, ठीक है। सेक्शन ए, फिजिक्स सेक्शन ए, नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 रहेंगे, टोटल मार्क्स 140 होगा, ठीक है। सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन हैं, जिसमें यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करना होगा, और 10 क्वेश्चन 10 इंटू 4 करके 14 हो जाएगा। ऐसी सब में, केमिस्ट्री में भी है, सेक्शन ए में 35, सेक्शन बी में 15, बाय बॉटनी सेक्शन ए में 35 है, और वही है 140, 35 इंटू 4। 35 में आपको 35 ही बनाना होगा, लेकिन 15 में आपको 10 सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है ऐसी जूलॉजी। तो इस प्रकार से देख लेते हैं कि टोटल मार्क्स 720 का हो जाता है और टोटल क्वेश्चन 200 का हो जाता है, ओके। वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है, तो फिर आपको वीडियो छोड़कर बीच में भागना नहीं है, आपको कंटिन्यू देखते रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आप लोग लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके एक लाइक, कमेंट और शेयर करने से हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करने से पहले अपन लोग भगवत गीता में एक श्लोक है, उसको अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये 3रा अध्याय के 5वां नंबर का श्लोक है, ठीक है। नहीं कश्चित् क्षणम् अपि
जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि अवश्यः कर्म सर्वः प्रकृति जनैर्गुणे। भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो दोस्तों, आपको इस जर्नी में इसी मोटिवेशन के साथ चलना चाहिए। ठीक है, तो बात पॉइंट पे आते हैं। सिलेबस देख लेते हैं, क्योंकि मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा तो फिर मैं केमिस्ट्री का सिलेबस 11-12 से है। ठीक है, नीट में जो सिलेबस है वो 11-12 का है। ठीक है, तो फिर पहला है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक इन प्रॉपर्टी है, यानी कि पीरियोडिक टेबल है। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग आता है, उसके बाद गैसेस स्टेट आता है, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स आता है, इक्विलिब्रियम आता है। इक्विलिब्रियम में आपको दो चीज़ पढ़नी होगी, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन आता है, हाइड्रोजन आता है, उसके बाद एस एलिमेंट आता है, जिसमें आपको एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल आपको पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट है, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है, उसमें बेसिक प्रिंसिपल रहते हैं एंड टेक्निक्स रहता है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोकार्बन आता है 11th में, और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आता है। जो एनसीईआरटी है ना, वो 2 पार्ट में है 11th की, और वैसे ही 12th में 2 पार्ट की है। ठीक है, अब अपन लोग क्लास 12th का अपन लोग सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, सॉलिड स्टेट है पहला, और दूसरा सॉल्यूशन है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स है, उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री है, उसके बाद जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, यानी कि मेटलर्जी है। ठीक है, उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट है, उसके बाद डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन है, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम है, बायोमोलिक्यूल है, पॉलीमर है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है। ये जो 3 चैप्टर है ना, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसका वेटेज पहले कम था, मतलब अब इसका वेटेज बढ़ गया। अब इससे जो एनटीए है भर भर के क्वेश्चन पूछता है, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा। मैं दिखा रहा हूँ एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है। ठीक है, मैंने भी मतलब तैयारी के समय इस प्रकार से पढ़ाई किया था, जैसे कि पॉलीमर है। ठीक है, आपको लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना होगा। ठीक है, लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना होगा, जिस प्रकार से मैंने पढ़ाई किया है। देखो, ये देखो। ठीक है, आपको एक एक चीज़ लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, वैसे ही ये देखो, आपको हाइलाइटर यूज करना। ठीक है, आप कर सकते हैं, ज़्यादा मतलब अच्छा होगा। ये देखो, पॉलीएस्टर हो गया है ना। ये देखो, स्ट्रक्चर में भी आपको याद रखना है। ठीक है, स्ट्रक्चर को आपको याद रखना पड़ेगा। ये सब इस टाइप से आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में मेडिसिन वगैरह को पढ़ाई करते हैं। कई बार ये पूछ लेते हैं कि स्ट्रक्चर से ही क्वेश्चन आ जाता है, तो स्ट्रक्चर वगैरह ये सब चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आपको समरी को आपको भूलना नहीं है। ठीक है, आपको समरी को भूलना नहीं है। अपन लोग कई बार छोड़ देते थे, लेकिन क्वेश्चन उसी से आ जाता था, तो आपको छोड़ना नहीं है, आपको एक एक लाइन पढ़ाई करनी है। ठीक है, अब देख लेते हैं। केमिस्ट्री 3 पार्ट में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है। तो फिर 3 पार्ट में है, तो अपन बता देते हैं कि कौन सा इनऑर्गेनिक का पार्ट है और कौन सा फिजिकल का पार्ट है। ठीक है, तो फिर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, ये सॉरी यार, वीडियो हिल रहा है। अगली बार से अपन लोग स्टैंड का यूज करेंगे। ठीक है,
स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, ठीक है, ये फिजिकल का पार्ट है, ये भी फिजिकल का पार्ट है। पीरियोडिक टेबल है, ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है। केमिकल बॉन्डिंग, ये भी इनऑर्गेनिक का पार्ट है। उसके बाद गैसेस स्टेट आता है, गैसेस स्टेट आपका ये फिजिकल का पार्ट है। थर्मोडायनेमिक्स फिजिकल का पार्ट है। इक्विलिब्रियम फिजिकल का पार्ट है, जिसमें अपन लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ना पड़ता है। रेडॉक्स रिएक्शन आपका फिजिकल का पार्ट है। हाइड्रोजन इनऑर्गेनिक का पार्ट है। एस ब्लॉक एलिमेंट इनऑर्गेनिक का पार्ट है। और सम पी ब्लॉक एलिमेंट ये भी आपका इनऑर्गेनिक का पार्ट है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट हो जाती है क्लास 11, जिसमें आपको सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स पढ़नी होती है। हाइड्रोकार्बन ये आपका ऑर्गेनिक का पार्ट है। और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इससे भी क्वेश्चन आता है और ये आपका अलग हो जाता है, ठीक है। सॉलिड स्टेट में आते हैं, सॉलिड स्टेट फिजिकल का पार्ट है। सॉल्यूशन फिजिकल का पार्ट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सिलेबस, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ये आपका फिजिकल का पार्ट है। केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल का पार्ट है। सरफेस केमिस्ट्री ये भी फिजिकल का पार्ट है। ये मेटलर्जी, इसको मेटलर्जी बोलते हैं, ये आपका इनऑर्गेनिक का पार्ट है। तो आप लोग ने देखा ही होगा कि ये फिजिकल का पार्ट कितना ज़्यादा है, ठीक है। फिजिकल में आपको बेसिकली न्यूमेरिकल पर ध्यान देना रहता है, तो उसको अपन लोग पढ़ेंगे तो देख लेंगे, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है, ये आपका दोनों ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये तीनों, ठीक है, ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भर भर के क्वेश्चन एनटीए पूछता है, ठीक है। और हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, एल्कोहल, फिनॉल ईथर, ये सब ऑर्गेनिक का पार्ट है। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये ऑर्गेनिक का पार्ट है, ठीक है। तो फिर एक बार और बता देता हूँ कि आपको लाइक, कमेंट एंड शेयर करना भूलना नहीं है, ठीक है। सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन बटन जो है उसको आपको दबाना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। So guys, first of all, I would like to inform you about the number of medical colleges offering MBBS in India for 2021, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं, मैं गूगल से भी मतलब खोज के निकाला हूँ, ठीक है। तो फिर इसमें टोटल नंबर ऑफ़ क्या है, मतलब टोटल नंबर ऑफ़ MBBS, टोटल नंबर ऑफ़ मेडिकल कॉलेज ऑफरिंग MBBS सीट इन इंडिया कितना है, 555, ठीक है। नंबर ऑफ़ MBBS सीट कितना है इसमें, 83,175, ठीक है। और अगर बात करें नंबर ऑफ़ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की, तो 283 है, ठीक है। अगर बात करें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, तो 218 है, ठीक है। और प्राइवेट डीमेड यूनिवर्सिटी की 47 है, सेंट्रल डीमेड यूनिवर्सिटी की 4 है, और नंबर ऑफ़ एम्स इन इंडिया 19 है, ठीक है। और अगर बात करें MBBS सीट गवर्नमेंट कॉलेज में, तो फिर इसमें 42,710 है। और MBBS सीट इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज तो 32,465 है। प्राइवेट एंड सेंट्रल MBBS सीट इन डीमेड यूनिवर्सिटी 7,900 है, ठीक है। तो आप देख ही रहे हैं, आपका मेन जो वो है, मतलब टारगेट है, वो गवर्नमेंट कॉलेज की ओर होना चाहिए। मतलब आप प्राइवेट कॉलेज की तो सोचिए ही मत, ठीक है। फी भी बहुत ज़्यादा रहता है, उसका फ़ी तो 8 से 20 लाख पर एनम तक हो जाती है, ठीक है। और अगर टोटल बात करें तो फिर 25 से 30 लाख या उससे ज़्यादा कॉलेज के ऊपर भी। इस एग्ज़ाम में कितने लोग अप्लाई करते हैं, तो इस एग्ज़ाम में अराउंड 16 to 70 लाख स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में अप्लाई करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ सीट कितनी है, मैंने बताया था 42,100 समथिंग गवर्नमेंट की, ठीक है। तो आपका और मतलब कंपटीशन ना उन 16 लाख स्टूडेंट से है, ठीक है ना। कटअप क्लियर करने से कुछ नहीं होगा, कटअप तो
6 से 7 लाख स्टूडेंट कर लेते हैं। मेन क्या है, आपका रैंक मायने रखता है, ठीक है। तो रैंक आपको अच्छा लाना पड़ेगा, ठीक है। 720 मार्क्स का पेपर होता है, तो उसमें आपका जो टारगेट है वो 600 प्लस की होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप 600 प्लस लाते हैं तब आप, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तभी आप सोच सकते हैं, ठीक है। अगर उससे कम लाते हैं तो फिर बहुत कम चांस है मिलने की, ठीक है। क्योंकि हर साल कट ऑफ बढ़ती है, कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है, ठीक है। और वही है, आपका टारगेट इतनी की होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मतलब 42,000 जो टॉप के 42,000 के अंतर्गत अगर आप आते हैं तभी चांस बनेगा। तो दोस्तों, स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं। 5 पॉइंट स्ट्रेटजी टू क्रैक नीट एग्ज़ाम, ठीक है। सबसे पहले है बी कंसिस्टेंट, आपको आप में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा है हैव फेथ इन योर एबिलिटी एंड हैव फेथ इन योर सेल्फ, ठीक है। अपने आप ऊपर विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। तीसरा है फोकस ऑन एनसीईआरटी बुक एंड नोट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है नीट एग्ज़ाम के लिए, खासकर बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए। ये एनसीईआरटी इस एग्ज़ाम के लिए बाइबल है, समझ लिए, ठीक है। और अपन लोग जो नोट बनाएंगे उसके साथ साथ आपको एनसीईआरटी शुरू से ही, ठीक है, शुरू से ही आपको पढ़ना है, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इससे फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहले फ़ायदा ये होगा कि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपको ये जानने को मिलेगा कि एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है, किस टाइप का पैटर्न है, टफनेस लेवल क्या है। आप जब खुद अगर पेपर को रख करके अगर सॉल्व करके देखोगे, आपसे कितना मिनट में बढ़ रहा है, 180 क्वेश्चन पे रहेगा। फिर आपको देखना पड़ेगा ना, ये सब चीज़ एनालिसिस के लिए आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये तो हर एस्पिरेंट को रखना चाहिए, ठीक है, ये चीज़। अब चौथा पॉइंट है बी मोटिवेटेड एंड डू मल्टीपल रिवीजन। मोटिवेटेड तो आपको जर्नी में रहनी ही है, ठीक है, और मल्टीपल रिवीजन आपको करनी है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि 2-3 बार रिवीजन करने से काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको 9 से 10 बार आपको रिवीजन करना बहुत मस्ट है, ठीक है। अब पांचवा पॉइंट है प्लीज़ राइट मॉक टेस्ट, ठीक है। आपको मॉक टेस्ट देते रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मॉक टेस्ट हो सकता है शुरू में आपका मार्क्स कम आ गया, अगले वीक देंगे आपका मार्क्स बढ़ेगा, और अगले वीक देंगे तो आपका मार्क्स बढ़ते जाएगा ना। फाइनली आपको एग्ज़ाम के दिन के एक दिन से पहले आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट रहेगा, मतलब आप बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट रहेंगे, ठीक है। तो टेस्ट तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको टेस्ट करना है, फिर आपको एग्ज़ाम में लॉन्च करना है, ठीक है। आपको टेस्ट लेते रहना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम से पहले। ये मत करना लॉन्च करके टेस्ट मत करना, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको टेस्ट करके पता चलेगा फेल हो गए या कम मार्क्स मिल गया, तो ऐसा मत करना। आपको पहले टेस्ट करना है फिर लॉन्च करना है एग्ज़ाम में, ठीक है। और ये जो 5 जो मैंने पॉइंट बताया है, इस 5 पॉइंट से एक बहुत अच्छा पंच बनेगा, और इस पंच से आप किसी भी ग्लास सीलिंग को तोड़ सकते हैं, ठीक है। और यानी कि आप एग्ज़ाम में फोड़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्त फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।